पर्यावरण संबंधी आज का ये एक दिवसीय सेमिनार और हमारा सौभाग्य कि इस सेमिनार में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमें कुछ नए इस क्षेत्र के आयाम उनके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसके चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी आज स्वयं उपस्थित हैं। इससे पूर्व भी बहुत सा विषय हमारे सामने अलग अलग प्रकार से रखा गया है। हमारे बीच में ज्ञानचंद गुप्ता जी भी थोड़ी देर के लिए आए थे, उनको बहुत आवश्यक कार्य से दिल्ली पहुंचना था, इसलिए निकल गए हैं। शहरी निकाय के हमारे मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उपस्थित हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग जी, हमारे बोर्ड के अध्यक्ष श्री पी राघवेंद्र राव जी, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण और इस विषय से जुड़े हुए सभी सज्जनवृंद। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर भगवान की सबसे बड़ी कोई देन हमको है, गॉड गिफ्ट अगर कोई है, तो वो है लाइफ ऑन द लैंड। क्योंकि हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के अलावा बाकी कहीं कोई अभी अस्तित्व ध्यान में नहीं आया कि कहीं और जीवन भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस जीवन के सबसे बड़े अगर कोई ऐसे जिसको कहना चाहिए कोई बेनिफिशियरी है तो वो मनुष्य है। और इस नाते से हम सदियों से एक साइकिल चलता आ रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी इवोल्यूशन के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, जनरेशन आगे बढ़ रही हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इस जीवन के ऊपर कभी कोई संकट तो ना आ जाए, बहुत चिंता लोगों को रहती है। कभी अकाल पड़ जाए तो संकट, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो संकट, कभी कोई भयंकर बीमारी हो जाए, महामारी हो जाए। अभी कोविड के दिनों में दुनिया में एक ऐसे विचार करने वाले लोग कि इस कोविड की बीमारी का पता नहीं मुकाबला हम कैसे करेंगे और होगा कि नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड एक साथ आज से पहले जो महामारियां आई वो रीजनल लेवल पर किसी देश में होती थी, कहीं हैजा फैल गया, कहीं कोई और बीमारी हो गई। लेकिन ये कोविड कहाँ से शुरू हुआ और कोई देश ऐसा नहीं बचा जिसमें इसकी चपेट में ना आया। खैर बहुत प्रयत्नों के बाद बहुत उसमें नए नए आयाम ढूंढे गए और हम उस संकट से बाहर निकल आए। विषय चलता है कि यानी अभी भी हम जो चिंता करते हैं वो है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन करना है क्योंकि वो भी एक संकट आ जाता है। कभी कभी इतनी सारी स्पीशीज हैं, इतनी सारी जातियां हैं जीवों की कि बहुत सी जातियां लुप्त होती जा रही हैं, तो उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए। और मैं समझता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि संकट की ओर लोग देखते हैं तो ह्यूमन लाइफ प्रिजर्वेशन ये भी बहुत जरूरी है। इस पर भी कभी कभी संकट आते हैं। तो हमारे जो संकटों में जितने संकट हैं उसके अंदर लड़ाई का भी एक संकट होता है। न्यूक्लियर वारिस से भी लोग डरते हैं, यह स्वाभाविक है क्योंकि न्यूक्लियर यानी जो सिस्टम तो पड़ा हुआ है यानी एक एनर्जी का कि उस एनर्जी का उपयोग करेंगे, मानवता का कल्याण करेंगे, भला करेंगे। लेकिन अगर कभी कभी उल्टा पड़ जाए, कोई शरारत सूझ जाए तो मानवता समाप्त हो सकती है। ऐसे ही मैं इस भूमिका को इस ढंग से रख रहा हूं कि सबसे बड़ा एक और खतरा जो आज जीवन के ऊपर जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो है ये पर्यावरण प्रदूषण का। ये पर्यावरण प्रदूषण भी उतना ही बड़ा संकट है जितना एक न्यूक्लियर संकट है, जितना एक महामारी संकट है। क्योंकि इस पर्यावरण के प्रदूषित होने के बाद अल्टीमेटली महामारियों से ही घिर जाएंगे हम, चाहे वो फिर कैंसर की बीमारी हो, चाहे फेफड़ों की बीमारी टीबी के रूप में निकल आए, चाहे पेट की बीमारियों से। क्योंकि प्रदूषण व्यक्ति के, मनुष्य के
खान पान पर असर करता है, श्वास क्रिया पर असर करता है। तो ये बहुत बड़ा संकट है जिसके प्रति हमको सचेत होना होगा। अब ये अलग बात है, उसका जो कार्य पद्धति, उसका सिस्टम, उसके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बताए गए हैं। एनजीओ को भी आगे आना पड़ेगा, कुछ एक्सपर्ट्स को आगे आना पड़ेगा, सरकारों को आगे आना होगा और उसका एक विधि विधान तय करना होगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। सरकारी विभाग भी कोई एक विभाग के काम ये में नहीं हो सकता। हम सब जब तक इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर, चाहे वो पर्यावरण विभाग है, चाहे वो एमसी म्यूनिसिपैलिटीज है, चाहे ग्राम विकास विभाग है, चाहे हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे हमारी नई नई जो हम अथॉरिटीज बना रहे हैं, नए नए संगठन, अभी हमारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, सेंटर का भी है, स्टेट का भी है। एनजीटी ने अपना एक हम सबको मार्गदर्शन दिखाने के लिए, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कठोरता से व्यवहार भी इसका करने के लिए हमें अपेक्षा है कि हमको सीधे रास्ते पर रखने के लिए एनजीटी समय समय पर हमको गाइड भी करते रहे, और कुछ ना हो पाए तो उसके लिए थोड़ा कठोरता से व्यवहार करना पड़े तो भी करें। स्वाभाविक है, करते भी हैं, लेकिन कोई टारगेट कठोरता करना ऐसा नहीं है। टारगेट है प्रदूषण संरक्षण, तो टारगेट है। सबको मिलके काम करना पड़ेगा। कोई समय था कि अलग अलग समय के अनुसार आवश्यकता होती है। जब हमारे ऊपर संकट आया अन्न का, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने शुरू किया इस नॉर्थ इंडिया में, और उसके कारण से अन्न का भंडार इतना बढ़ गया कि आज हमें अपनी आपूर्ति तो हम कर ही रहे हैं, बाहर देशों को भी दे रहे हैं। पर्याप्त कई वर्षों का भंडार हमारे पास है, लेकिन उस काम को आगे करते हुए हम जो भूल गए कि किस चीज का उपयोग कर रहे हैं हम, इस क्वांटिटी को बढ़ाने का, क्वालिटी को खो बैठे, और हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर बैठे। अब केमिकल फर्टिलाइजर के कारण से क्वांटिटी तो बढ़ गई, लेकिन क्वालिटी डाउन हो गई। वो भी अपने आप एक प्रदूषण है। तो इस प्रदूषण से ही बचना होगा। दोबारा से हमको अपनी नेचुरल खेती, ऑर्गेनिक खेती, जो भी सिस्टम हमको बताए गए हैं, तो इस सारे को करने के लिए हमको सबको अपने अपने लेवल पर सब काम करने हैं। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, मुझे लगता है इससे पहले चर्चा आई होगी, फिर भी और आगे बढ़ना है। जैसे हमने पानी के लिए कि जमीन में पानी को ज़्यादा दोहन ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अगली पीढ़ी पानी के संकट के कारण से ही पूर्वजों को गालियां देगी। तो उन्हें मेरा पानी मेरी विरासत इस नाम से कहा कि धान के अंदर पानी बहुत लग जाता है, धान की बजाय कम कर दें, एक स्कीम शुरू कर दी ताकि पानी रिचार्जिंग, वर्षा बहुत आती है, पहले वर्षा के इस पानी से रिचार्जिंग ऑटोमेटिक होती थी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण से जमीन की वो परत जहां बिजाई होती है वो हार्ड हो गई, उसमें जो पोरस होती थी, या फिर ये जो हमारा मैन्योरिंग होती थी, नेचुरल मैन्योरिंग, इसके कारण से जो जीव जंतु पैदा होते थे, उसके कारण से जो जमीन पोरस हो जाती थी। हमने जो बड़ी आयु के लोग हैं उन्होंने केचुआ देखा होगा, आजकल जनरेशन को पूछा जाए केचुआ नहीं उनको पता। तो केचुआ पहले गोबर जहां कोई पड़ता था वहां केचुए निकल आते थे, वर्षा के अंदर खूब केचुए होते थे, केचुए निकलते थे, जमीन के अंदर घुस जाते थे, पोरस होती थी जमीन, पानी आता था बहुत जल्दी जमीन में चला जाता था। आज वही पानी थोड़ा सा बरस जाए तो दिनों दिन खड़ा रहता, नीचे जाता ही नहीं जमीन में। तो इसलिए पानी के, पर्यावरण के पानी का जो रिचार्ज है उस सिस्टम को हमने बढ़ाया। अभी वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने शुरू कर दिए, लेकिन उस प्लांट लगाने से पानी ट्रीटमेंट हो गया, हमको लगा बहुत अच्छा, रिकॉर्ड बन गए, खाते बन गए, लेकिन उस ट्रीटेड वाटर को हमने क्या किया, ड्रेन में छोड़ दिया। ड्रेन में पहले से ही वेस्ट वाटर जा रहा है, उसके अंदर फिर मिक्स हो गया, सारा गंदा हो गया। तो उसमें भी कई कमियां हैं, उसको ठीक करना हमको। मैं देवेंद्र सिंह जो हमेशा कहता हूं कि ट्रीटेड वाटर को हम तब ट्रीटमेंट का सफलता मानेंगे जब उसका रीयूज हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। पहले रीयूज सोचो, फिर पानी को ट्रीट करो। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहां भी एसटीपी का बनाएंगे, कि पहले यूज का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा एक साथ बने। कोई पानी की एक बूंद भी ट्रीटेड वाटर अब ड्रेन में नहीं जाएगा,
या तो जाएगा इरिगेशन में, या उसका जो हमारा इंडस्ट्रियल यूज है पानी का उसके अंदर हम कर सकते हैं। हमारे जो ये बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए थर्मल पावर जनरेशन के, उसके अंदर पानी बहुत यूज होता है, उसमें करेंगे। गार्डनिंग में करेंगे। म्यूनसिपैलिटीज के अंदर बहुत ज़रूरत है पानी की। अभी जो हम ग्रे वाटर को ले जाते हैं सारा उसी का यूज़ करते हैं, उसको बचाएंगे तो पीने के पानी के लिए लेके जाएंगे। पीने के पानी की आवश्यकता वो पूर्ति होती नहीं है, और आदत लग गई है उसी की कि वही पानी सबको चाहिए, किसान को भी वही चाहिए। ट्रीटेड वाटर उसको अभी अभ्यास नहीं है उसका उपयोग करने का। हालांकि प्रयोग ये है कि ट्रीटेड वाटर अगर हम उपयोग करते हैं तो वहाँ फसल अच्छी होती है, क्यों नेचुरली उसमें जो एक खाद का एक उसमें जो यानी एक अंश है वो उसके पानी के साथ चला जाता है। लेकिन अभ्यास कम है, इस अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा। शहरों में जो अभी नए डेवलप हो रहे हैं वहाँ उनको पैरेलल लाइन देनी पड़ेगी, पोर्टेबल वाटर की अलग और ये रीयूज के लिए जो पानी ट्रीटेड वाटर है इसकी अलग। अब इस ट्रीटेड वाटर को यानी हम अपने उसमें तो डाल सकते हैं ना, फ्लश में। फ्लश में क्या जरूरत है ताजा पानी की? वही पानी फिर वेस्ट तो होना ही है। वेस्ट को ट्रीट करो, सॉलिड अलग हो जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए, पानी फिर निकाल करके फिर यूज करो। बहुत देश हमसे बहुत आगे निकल गए। मैं भी सिंगापुर गया था तो वहाँ एक वाटर पार्क है शायद, वहाँ तो लोग पीने के लिए भी उसका उपयोग करने लग गए। हम उस लेवल तक पता नहीं कब पहुँचेंगे कब नहीं पहुँचेंगे। हमारे पास उनके पास तो पानी वैसा है ही नहीं है, पोर्टेबल वाटर है ही नहीं है, विदेशों से मंगाना पड़ता। हमारे पास तो पर्याप्त है, कम नहीं है। सुंदर पहाड़ों से पानी जो आता है उसके लिए उपयोग उसका पहले करें। ऐसे सॉलिड वेस्ट बहुत सी बातें आई हैं, इसको इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट्स हमारे बनने चाहिए। खर्चा कम हो कि ज़्यादा हो। दो एक्सपर्ट बैठे हमारे सामने, लेकिन संयोग ऐसा है कि है तो दोनों एक्सपर्ट, लेकिन दोनों की राय अलग अलग है। एक में से कहते हैं कम खर्चे से काम चला लेंगे, दूसरा कहते हैं अगर खर्च नहीं किया तो ये काम सब्जेक्ट ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता प्रोजेक्ट। मैंने कहा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करने के लिए जितना आवश्यक पैसा वो जरूर लगाएंगे, ज्यादा वहां ना चला जाए, क्योंकि पैसे का रोल है। अगर तो ज्यादा चला गया तो उनका उपयोग ज्यादा होगा, फिर पीछे हिल जाएगी, सिस्टम हिल जाएगा। और अगर उधर कम गया तो वो लोग छोड़ के भाग जाएंगे, फिर हम कितना ही करते रहे वो भी नहीं करेंगे। तो जितना खर्च आवश्यक है वो जरूर करना है, लेकिन उसकी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितना कम से कम खर्च करके प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। हमने बड़े बड़े STPs लगाए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लगाए हैं, तो उसका भी एक आइडियल सिस्टम है। वो सब बैठ के सोचेंगे करेंगे कि हर शहर में छोटे प्रोजेक्ट कैसे लग सकते हैं, चाहे वो STPs हो चाहे वेस्ट ट्रीटमेंट के हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है इससे। जितना ट्रांसपोर्टेशन हमें अपने उपयोग करने के लिए चीज़ों को बाहर मंगाते हैं वो सारे का सारा वेस्ट बनता ही है, वो सारा वेस्ट फिर बाहर जाता है। आज हम गाड़ियाँ चलाते हैं, फर्स्ट क्लास गाड़ी खरीद के लाते हैं, 10 साल के बाद वो स्क्रैप बन के खड़ी हो जाती है, और वो भी प्रदूषण का एक कारण है। पुरानी गाड़ी होगी तो उस पर नए नए प्रयोग शुरू हो गए। पहले डीजल पेट्रोल चलता था, प्रदूषण के अलावा और कुछ नहीं होता था। आज नए प्रयोग शुरू हुए तो ठीक है, उस पर हम ई-व्हीकल तक पहुंच गए हैं। ई-व्हीकल होगा तो प्रदूषण खत्म होगा। लेकिन ये पुरानी गाड़ी ये भी जब तक स्क्रैपिंग इसकी ठीक से नहीं होगी तब तक ये कबाड़ भी अपने आप में प्रदूषण है। तो वेस्ट के जितने प्रकार हैं, चाहे लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, ई वेस्ट है, नॉइज वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, जितने वेस्टेज है उस वेस्टेज को दोबारा से रिसाइकल करना, रीयूज करना, ये हमारे लिए चैलेंज है। नई नई टेक्नोलॉजी देश और दुनिया में आ रही है, सब आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर यदि हम काम करेंगे निश्चित रूप से वो जो संकट है आज हमारे पास ऊपर जो छाया है, जिसको मैंने कहा, उसको भी हम जरूर उसको सुधारेंगे। इसके लिए शहरों में तो काम शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको आगे बढ़ाना है। ग्रामीण स्तर पर भी हमको कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ेंगे, और न केवल ग्रामीण के यानी सामूहिक करने पड़ेंगे, और छोटे भी यदि हो सकते हैं, हर घर तक भी, लेवल तक भी अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ें आ सकें, उसको भी हम कैसे सुधार सकते हैं उसको करें।
हमने तालाब अथॉरिटी बनाई है कि हरियाणा के 18,000 तालाब हैं और उसमें कुछ तो सूखे हैं 4-5 हज़ार, कुछ 5-1 हज़ार ऐसे हैं जो नॉर्मल रहते हैं, ना वो ज़्यादा सूखते हैं ना वो गंदे होते हैं। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो ओवरफ्लो होते हैं, पोल्यूटेड वाटर उसके अंदर होता है। और वो पहले जो परंपरागत तौर पर गांव में काम आता था कि भाई पानी जो है पशुओं के पीने के लिए काम आ जाएगा, यहाँ तक के गांव में बच्चे बड़े उसमें नहा भी लेते थे, स्नान भी करते थे। आजकल शहरों में स्विमिंग पूल है, गाँव के लोगों के लिए तो वही स्विमिंग पूल होता था। हम तो स्वयं बहुत छोटे थे तो उसके अंदर स्नान किए हुए हमने खूब। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि उस पानी में पशु भी जाता नहीं है, तो हमको उसका भी सिस्टम बनाना पड़ेगा कि पशुओं के पीने के पानी का उपयोग तालाबों में हो। तब होगा जब उस पानी को ट्रीटमेंट करेंगे। तालाब अथॉरिटी में भी 4-5 विभाग हमने लगा करके कि उस पानी को ट्रीट करें, तालाब ओवरफ्लो तो निकाल करके उसका माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से खेत यानी गाँव के आसपास उसका कमांड एरिया हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाए और कंपल्सरीली उस पानी का उपयोग करें। इसलिए उस पर भी हम काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जितनी चेंज है, इस चेंज को ला करके और इससे जो हमारी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को अगर नाम दिया जाता है तो वह है सर्कुलर इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी का एक पार्ट है, फिर वो दूसरे शेप में चला जाता है, फिर उसका पर्यावरण यानी उसका रिसाइकलिंग होता है, फिर उपयोग होता है, फिर जाएगा, फिर उपयोग होगा। तो ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मैं अधिक समय ज़्यादा इसलिए नहीं लेता क्योंकि हमें एक्सपर्ट जो हैं उनकी राय, हमारे श्री जस्टिस आदर्श गोयल जी, ये हमको इस सारे विषय में, क्योंकि इन्होंने भी सुबह से लेकर सारे कार्यक्रम देखे हमारे, पहले से भी इनसे चर्चा होती है। एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कई बार हमारा जो पर्यावरण विभाग है डिपार्टमेंट, पर्यावरण को ठीक करना है, उसको सुरक्षा करनी है, लेकिन उसमें जो प्रोजेक्ट्स हम पर्यावरण सुरक्षा के या संरक्षण के लगाना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट में कई बार हमारा पर्यावरण विभाग ही बाधा बन जाता है कि नहीं ये नहीं लगाना है। एनवायरमेंट क्लियरेंसेस इंडस्ट्री के लिए कुछ टाइम लगे तो ज़रा छानबीन ज़्यादा करें, लेकिन अगर पर्यावरण को सुधारने के लिए पर्यावरण संरक्षण का कोई प्रोजेक्ट है तो इसको उन जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इसी की उससे मुक्त कर दें ताकि वो काम अपने आप कर सके। उपयोग उसमें भी पर्यावरण संरक्षण का होगा और कोई प्रोजेक्ट वो नहीं है तो ऐसी सुविधाएं मिलेंगी तो जल्दी से इन सारे विषयों को कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। और जिसकी तरफ इशारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था, जिनको सुनने के लिए काफ़ी शिद्दत से हम बैठे हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा न्यायमूर्ति आदर्श गोयल साहब जो कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से देश भर में पर्यावरण संरक्षण को बहुत शिद्दत के साथ चला रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ में गोयल साहब का आमंत्रित करता हूं। सबको नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे ऑनरेबल जजेस, सभी बाकी हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब बातें कह दी हैं। कोई बात ऐसी नहीं रही जो इस विषय पर कहने के लिए बची। आपने अभी देखा कि उनकी कितनी गहरी पकड़ हर विषय पर है, हर समस्या पर है और उसके समाधान पर है। और सुबह से जो देख रहे हैं हरियाणा आपके नेतृत्व में, हरियाणा में जो काम हो रहा है बहुत बड़ा काम हो रहा है। शायद इससे पहले, आपके आने से पहले शायद हरियाणा में इस प्रकार का पर्यावरण के ऊपर काम शायद नहीं हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है। आपने जैसा बताया कि कुदरत के भी कुछ नियम हैं, एक बैलेंस चाहिए और उस बैलेंस के बिना जो लाइफ इस धरती पे है और किसी ग्रह पर अभी तक जानकारी नहीं है कि कोई लाइफ है, उसका कारण है यहाँ पर एक बैलेंस। और मनुष्य का एक दिमाग है जिसके कारण से उसने अपने आप को बचाया है और सब जीव जंतुओं को बचाया है, बायोडाइवर्सिटी को बचाया है और उसको बचा कर रखने की बहुत आवश्यकता है। कितना भी विकास हो जाए, अगर पर्यावरण नहीं होगा तो उस विकास का कितनी भी इकोनॉमी आगे चली जाए तो वो
उसका वो बेनिफिट नहीं होगा जब तक हम पर्यावरण को ना बचा पाए। अभी जो चर्चा चल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो वेस्ट एक नेचुरली जो जनरेट होता है, चाहे वो सीवेज हो या सॉलिड वेस्ट हो, और बाकी तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो एक अलग है। आपने जो बताया, बहुत से आपने जो प्रोजेक्ट्स चलाए हैं पूरे प्रदेश में चलाए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान, आपने बहुत सी बातें उसके एनजीटी का नाम लिया। एक्चुअली ये सिर्फ एनजीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कानून है, इनेक्टेड लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान। सो एक योजना तो चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, तो योजना में समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, ये हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पंचायत स्तर से लेकर वो पूरे देश के स्तर तक। अब हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट वाटर घरों में ही ऑटोमेटिकली जो सीवेज जनरेट होता है, उसका वो कहाँ जाता है? आप सब अधिकारी हैं, आप सब ये इस बारे में परिचित हैं कि जो सीवेज है वो कहाँ जा रहा है। और आज के दिन ऑनलाइन सिस्टम हो गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम में डिटेक्ट हो जाता है कि क्या है, वाटर क्वालिटी क्या है, और सीवेज जो जनरेट हो रहा है उसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, और वो वेस्ट सभी नदियों में जा रहा है, जिसके कारण से 351 रिवर स्ट्रेचेस, पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस, ये आज के दिन ये डाटा है, होंगे और भी ज़्यादा, लेकिन कुछ पैरामीटर्स पर ही जो टेस्ट किया गया है वाटर क्वालिटी, ऑनलाइन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस के आधार पर 351 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस ये हैं, चाहे वो गंगा हो और यमुना हो। ये क्यों है? क्योंकि सीवेज एक मेजर फैक्टर है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, सीवेज एक बड़ा फैक्टर है। सीवेज जो जनरेट हो रहा है, जो उसको ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट एक कॉस्टली भी है, उसकी सुपरविजन भी एक डिफ़िकल्ट है। एसटीपी लग गया, एसटीपी चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसका खर्चा कितना है, उसको लगाने में कितना समय लगेगा, ये एक प्रॉब्लम एसटीपी की है। लेकिन हो क्या रहा है कि एसटीपी तो लगे हैं। सबसे पहली बात तो क्षमता एसटीपीज की जितनी रिक्वायर्ड है वो नहीं है। पूरी कंट्री में जो क्षमता है वो 62% है एज पर स्टेटमेंट मेड इन पार्लियामेंट, और 38% तो सीवेज अनट्रीटेड वो नालियों में और नदियों में जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो यूटिलाइजेशन है एसटीपीज की टोटल 15% है, और 85% अनट्रीटेड सीवेज वो जा रहा है, यानी एसटीपीज लग जाने के बाद भी। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर यानी समस्या है। दूसरा ये है कि कौन से रास्ते हैं जिससे खर्चा बचाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना भी हमारे पास बजट में प्रोविज़न नहीं रहता है, जिससे कितना भी पैसा खर्चा है ये स्थिति में हमारी सरकारें नहीं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी ग्लेशियर से आ रहा है या बारिश के माध्यम से आ रहा है। अगर हम उसको पीने के लिए उपयोग करें, उसमें कोई गंदा पानी मिक्स ना करें। अब क्या हो रहा है कि हमारा एसटीपी अगर नदी के साथ कनेक्टेड है और उसमें पहले वो गंदा पानी और साफ पानी को मिक्स किया, उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट करने की बात सोचते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसको हम ट्रीट कर दिया, ट्रीट करने के बाद हम उसको पीने के पानी में मिलाते हैं, यानी पीने का पानी उसका एक स्टैंडर्ड अलग है। अगर पीने के पानी जो नेचर ने दिया है, चाहे बारिश के माध्यम से या ग्लेशियर्स के माध्यम से, उसको हम गंदे पानी के साथ मिक्स ना होने दें, ये एक वाटर मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है। ये केवल पूरे देश में अभी आज के दिन ये कहीं नहीं हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, जब मेरी उनसे भेंट हुई, आपने भी बताया कि ये करने की आवश्यकता है, और शायद
आपके नेतृत्व में हरियाणा में ये पहली बार ऐसा संभव होगा कि हमारा पीने का पानी सुरक्षित हो, उसके अंदर गंदा पानी मिक्स ना हो। ये मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि पाइप्स अलग हो जाएं। अगर सीवेज पानी है, उसको ट्रीटमेंट हम एसटीपी में अगर 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन खेती के लिए अगर उस पानी को यूज़ करना हो तो खर्चा उससे बहुत कम हो जाएगा। उसके ट्रीटमेंट के लिए वो स्टैंडर्ड नहीं चाहिए जो दूसरे ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। एक तो उसमें खर्चा बहुत कम होगा, दूसरा पीने का पानी हमारा, आम आदमी को कौन सा पानी पीने को मिलता है? सबको बोतल पानी तो मिलता नहीं है। ये वाटर सप्लाई का पानी बहुत से कम संख्या के लोगों को मिलता है। तो बाकी जो लोग बचे, गरीब आदमी बचे, जीव जंतु बचे, उनको पीने का पानी जो आ रहा है, पीने का पानी वो अगर सुरक्षित होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड इज कि हम पीने का पानी और गंदा पानी उसको मिक्स ना करें। गंदे पानी को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, उसकी योजना बने और उसकी योजना बन सकती है। तो मुझे आशा है कि जो आपने ये एक ऐतिहासिक पहल की है हरियाणा में ऐसे कार्यक्रम करने की, और सबसे ऊंचे पद के भी जो सरकार में मुख्यमंत्री स्तर पर अगर ऐसा विचार हो रहा है तो ये इसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन आज के दिन ये स्थिति बहुत असंतोषजनक है कि पीने का पानी और गंदा पानी आपस में मिक्स हो रहा है। दूसरी बात है सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट अगर इकट्ठा होता रहता है, पूरी कंट्री में आज के दिन 4000 पहाड़, कचरे के पहाड़ पूरे देश के अंदर इकट्ठे हो गए। उसके कारण यानी बदबू भी है, देखने में भी गंदा लगता है। कितना भी हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, जब तक उन पहाड़ों को, कूड़े के पहाड़ों को हम ठीक नहीं करते, तब तक हम स्वच्छ भारत की बात सिर्फ थ्योरेटिकल होगी। तो उसको वो क्यों है, उसकी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो कचरा नेचुरल वे में जनरेट होता है और उसमें सेग्रीगेशन की बड़ी आवश्यकता है। आपने कहा सेग्रीगेशन, यस, जो गीला कूड़ा है उसका उपयोग अलग है, सूखा कूड़ा है उसका उपयोग अलग है। ज़्यादा प्रॉब्लम है गीले कूड़े की। सूखा कूड़ा वो एक इनर्ट मटेरियल है, उसका इतना नुकसान नहीं है। गीले कूड़े को हैंडल करना मुश्किल नहीं है, पर उसको हैंडल किया नहीं जा रहा है, ये एक सच्चाई है। अगर नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये मुश्किल काम नहीं है। अभी दिल्ली में यमुना जैसे आ रही है, एक तरफ से यमुना प्योर आ रही है, यमुनोत्री से चलकर, यमुना नगर से चल के अच्छा यमुना का पानी आ रहा है। दूसरी तरफ से नजफगढ़ ड्रेन और शादरा ड्रेन जिसमें सीवेज आ रहा है, उसको यमुना के साथ जोड़ा हुआ है। और आगे उसके फिर एसटीपी लगे हैं जिसमें अच्छा पानी गंदा पानी मिक्स करके उसको ट्रीट कर रहे हैं। इसी प्रकार से सॉलिड वेस्ट को भी गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा पहले सब मिक्स करते हैं, चाहे वो कलेक्ट करने में करें, क्योंकि हमने एजुकेट नहीं किया है सबको। तो वो अगर अलग होता है तो गीला कूड़ा बहुत इजीली उसको हैंडल किया जा सकता है, बहुत कम खर्चे पे। आपने जो बताया कि एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन हैं, कोई बहुत खर्चा बता रहे हैं एस्टिमेट और कोई बहुत कम खर्चा। उसका रेजोल्यूशन भी ये हो सकता है कि अगर सेपरेट है, गीले कूड़े को अलग से हैंडल करना हो, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई बड़ा खर्चा नहीं चाहिए, अगर साथ के साथ हम उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दें। और सूखे कूड़े को उसकी एक वर्थ है, उसकी एक वैल्यू है, उसको रिसाइकल के चक्कर में डाल दें, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, तो वो एक मैनेजमेंट की बात है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सब समस्याओं का एक कंप्रिहेंसिव थिंकिंग रिक्वायर्ड है। अलग अलग टुकड़े टुकड़े में विचार करेंगे तो उससे नहीं होगा। सब जैसे आपने बताया, पहले रीयूज ऑफ वाटर की प्लानिंग बनाइए, फिर आप ट्रीटमेंट की प्लानिंग बनाइए, तो उसमें एक इफेक्टिव होगा। ये इफेक्टिव प्लानिंग और मैनेजमेंट ये विषय है। दूसरा, हम सरकार और समाज
इसको हम अलग अलग नहीं समझ सकते, ये एक ही है। सरकार और समाज सबको मिलना पड़ेगा। कुछ काम अभी आपने जो प्लानिंग बनाई है, सब जिम्मेवारी सरकार पर या सरकार के अफसरों पर डाली, लेकिन समस्या तो जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है वो तो घर घर में हो रहा है। तो क्या सबको हम कैन वी टेक देम ऑन बोर्ड? आज के दिन परहैप्स सोसाइटी इज नॉट ऑन बोर्ड इन टैकलिंग दिस प्रॉब्लम। तो क्या हम इंडस्ट्री को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, बाकी एक्सपर्ट्स को भी ऑफिसर्स के साथ ऑन बोर्ड लाकर उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर कर और उसकी एग्जीक्यूशन में उनको हिस्सेदार बना दें और इसको एक जन आंदोलन बनाएं? क्योंकि बहुत सी समस्याएं सामने हैं, लोगों को पता नहीं है और इग्नोरेंस की वजह से भी वो वेस्ट की मिसमैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो एक बेटर इफेक्टिव मैकेनिज्म शायद हो सके। तो आपने IEC की बात तो की है, लेकिन परहैप्स वो IEC की एक्टिविटी वो थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए। अगर सरकार एक ऑप्शंस सिटीजन को दे दे, उनको एजुकेट कर दे कि आपको ये करना है, अगर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस प्रकार से करनी है, आपको अपने कूड़े को इस प्रकार से सेपरेट करना है और इस प्रकार से हैंडल करना है, तो वो भी एक आपकी क्षमता में, एक गवर्नमेंट जो हैंडल कर रही है उसमें एक सपोर्ट सिस्टम शायद ऐड हो सके और आपको हैंडल करने पे जो सरकार के रिसोर्सेज खर्च करने पड़ रहे हैं वो भी कुछ कम कर उसमें कम हो सके। तो बात तो सिर्फ ये इस प्रॉब्लम को समझने की है और इसके समाधान पर विचार करने की है। तो रास्ते तो बिल्कुल बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो समझ है और आप जो नेतृत्व दे रहे हैं, आपके पास जो समाधान है, तो मुझे पूरी आशा है कि हरियाणा में जो पहल हुई है इससे अपने देश में बाकी प्रदेशों को भी उससे सहायता मिलेगी और एक स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ भारत, इसकी ओर हम इफेक्टिवली बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ भारत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए कौन से सहज उपाय हो सकते हैं? बड़ी सुंदरता के साथ पर पर्यावरण सुधार के तमाम बिंदुओं को स्पर्श किया है न्यायमूर्ति आदर्श गोयल साहब ने। बहुत बहुत आभार श्रीमान आपका। मैंने जस्टिस साहब से पूछा है कि बहुत से लोग बैठे हैं और बहुत अच्छे विचार कई बार नीचे से भी आ जाते हैं, तो कोई 2, 4, 5 प्रश्न अथवा सुझाव जज साहब जो है उस संबंध में आपका मार्गदर्शन करेंगे, कोई भी। हाँ बोलिए। चलिए आप पहले आपका नाम बोल दें, अपना माइक कॉर्डलेस दे दो, आपके बाद फिर आप बोलेंगे। मेरा नाम रविंदर सिंह अजनावा खुर्द डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद तो जी। पहला तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। प्रोग्राम बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। मैं एक किसान होने के नाते मुख्यमंत्री साहब जी को अपील करूँगा कि अज पराली की समस्या बहुत वड्डी है जी। जो थोड़ी जी ठंड पैंदी है या पंजाबी बोलना या हिंदी बोलना जी? कोई भी बोल सकते हो, तुम पंजाबी भी बोल सकते हो, हिंदी भी बोल हाँ जी हाँ जी। कई बार पंजाबी नहीं ना समझ आती, ता करके पंजाबी हिंदी च कोई फर्क नहीं। जो थोड़ी ठंड पैंदी जी, धुआं ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਤੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਧੂੰਆਂ।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 11-21 ਬਾਸਪਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੈਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਨੇ ਐਪਲੀਮੈਂਟ, ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਾ ਬਣਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ 2 ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਐਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਅਗਲਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਆਵੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੂੜੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਲਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ 80% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਲਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪੜੋਸ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਉਹ 80% ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਵਾਲੇ ਬੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम रजनीश गर्ग है और मैं हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ। आज का प्रोग्राम देख के बहुत ही अच्छा लगा और जिस प्रकार से एनजीटी के चेयरमैन साहब ने, आदर्श गोयल जी ने और सीएम साहब ने कहा, और आज एक खास चीज पहली बार समझी कि सीएम साहब भी कोई चीज की किसी और से डिमांड करते हैं, ये देख के मन प्रसन्न हो गया और एनजीटी का जो रुतबा है उसके बारे में दिखा। हमारा एक सजेशन सिर्फ ये है सर कि हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ज्यादा मेंबरशिप स्मॉल स्केल, मीडियम, एमएसएमई की है। हम लोगों को जो समस्या आती है कि हम भी पर्यावरण के अंदर, जैसे आपने कहा कि जन अभियान के साथ चलना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई पॉल्यूटिंग नहीं चाहते हैं, वो सबकी एक ही मंशा है कि हमारे लिए सोसाइटी अच्छी हो। समस्या क्या आती है, अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, वो मालूम नहीं पड़ता। करने के लिए कंसल्टेंट, एक सोलंकी साहब ने भी कहा, कंसल्टेंट आ जाता है, वो अपनी भाषा में बोल के चला जाता है, हमें नहीं मालूम पड़ता स्टेट गवर्नमेंट से हमें क्या चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट
हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कर सकती है, अगर इससे ज्यादा कुछ क्लस्टर्स में कर सकती है, शोकेस कर दे वो टेक्नोलॉजीज। मैं सॉलिड वेस्ट बाकी चीजों के लिए या पानी दूसरी इकाइयों के लिए नहीं कह रहा, मैं इंडस्ट्री के लिए कह रहा हूं। जो इंडस्ट्री में हम लोगों को शोकेस कर दे कि आप इस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले तो आप ZLD पे जा सकते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले तो आपकी एयर और क्लीन हो जाएगी, इस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले तो आपको जो आपका सॉलिड वेस्ट है वो कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक समस्या है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर शोकेसिंग सेंटर्स बना दीजिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया में बनाएं, वहां पर हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बनाते हैं, वहां पर हम आपके साथ हैं। जहां पर भी आप बनाते हैं उस सेंटर्स को कुछ को बना दें, ये एक पॉइंट है जी। दूसरा है कि उसके लिए